एक युग का अंत। जैसे ये खबर फैली, सोशल मीडिया पर बस यही एक बात गूंज रही थी, जैसे एक सैलाब आ गया हो। और ये सिर्फ किसी एक कलाकार के जाने पर एक रिएक्शन नहीं था। नहीं, ये तो एक पूरे राज्य के गहरे सदमे और दुख की आवाज थी। तो सवाल यही है कि आखिर एक इंसान की मौत ने पूरे के पूरे राज्य को कैसे रोक दिया। जुबिन गार्ग में ऐसा क्या था कि उनके जाने की खबर ने पूरे असम को मानो झकझोर कर रख दिया। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अभूतपूर्व दुख की, उस शोक की जिसने पूरे असम को अपनी चपेट में ले लिया था। जुबिन गार्ग के जाने के बाद असम सचमुच में थम सा गया था। दुकानें, प्रतिष्ठान सब बंद। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। अरे यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थीं उन्हें भी पोस्टपोन करना पड़ा। सड़कों पर लोग खुद ब खुद कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे थे। मतलब साफ था, ये सिर्फ एक सिंगर का जाना नहीं था, ये एक आइकन का जाना था। गुवाहाटी के सरुसजई स्टेडियम में तो जैसे सैलाब उमड़ पड़ा था। सोचिए, हजारों हजार लोग, तेज धूप हो या बारिश, किसी चीज की परवाह किए बिना अपने हीरो को आखिरी सलाम करने आए थे। हालत ये थी कि कई लोग तो भीड़ और उस गहरे दुख के कारण बीमार तक पड़ गए। ये मंजर, ये जुबीन के लिए लोगों के प्यार का जीता जागता सबूत था। लेकिन इतना गहरा शोक, इसकी वजह क्या थी? चलिए अब उस दिन पर चलते हैं जब ये सब हुआ। जानते हैं कि 19 सितंबर को सिंगापुर में आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि जुबिन अपने कुछ साथियों के साथ एक यॉट ट्रिप पर थे। उन्होंने पहले तो लाइफ जैकेट पहनकर स्विमिंग की, सब ठीक था। लेकिन फिर उन्होंने जैकेट उतार दी और दोबारा पानी में गए। और बस इसी के बाद वो दुखद हादसा हुआ। सीपीआर की कोशिशें भी हुईं, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं पर एक पेंच आता है। देखिए, एक तरफ सिंगापुर के अधिकारियों की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें मौत की वजह डूबना बताई गई, और दूसरी तरफ जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गार्ग का बयान है जिन्होंने कहा कि उन्हें तैरते समय सीजर अटैक आया था। अब इन 2 अलग अलग बयानों ने पूरे मामले को उलझा दिया। और जाहिर है, जब कहानियां अलग अलग हों तो शक और गुस्सा दोनों पैदा होते हैं। यहीं से उस गहरे दुख ने एक नया मोड़ ले लिया और शुरू हुआ आरोपों का एक लंबा दौर। अब यहां पर मामला 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे जुबिन के फैंस जिनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल के आयोजक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई एफआईआर्स दर्ज करवा दी। लेकिन दूसरी तरफ थी खुद जुबिन की पत्नी गरिमा, जो मैनेजर का बचाव कर रही थीं, और उन्होंने एक बहुत ही भावुक अपील भी की। गरिमा की ये सीधी अपील, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उन्होंने लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट की कि इस नेगेटिविटी को खत्म किया जाए। उन्होंने याद दिलाया कि सिद्धार्थ तो हमेशा परिवार के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। असल में ये एक तरफ निजी दुख और दूसरी तरफ जनता के गुस्से का एक बहुत ही मार्मिक टकराव था। अब मामला इतना बढ़ चुका था कि असम सरकार को बीच में आना पड़ा। सबसे पहले तो जितनी भी एफआईआर थीं उन सबको मिलाकर एक केस बनाया गया। फिर जांच सीआईडी को सौंप दी गई। इतना ही नहीं, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बनाई गई। और अब सिंगापुर के अधिकारियों से भी इस जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। चलिए अब थोड़ा इस पूरे मामले का विश्लेषण करते हैं और इस संकट को समझने के लिए एक अलग नजरिए का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपर्ट्स इसे क्राइसिस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, ये एक स्ट्रेटेजिक तरीका है जिससे कोई भी बड़ा नाम या ब्रांड अपनी इमेज पर आए खतरे को मैनेज करता है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो ये और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां तो पब्लिक परसेप्शन ही सब कुछ है। तो सवाल यह है कि ऐसे संकट को समझा कैसे जाए। असल में एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों को एनालाइज करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि कैसे सही समय पर सही जानकारी देना, ट्रांसपेरेंट रहना, ये सारी चीजें किसी भी कहानी को बना या बिगाड़ सकती हैं। और जब हम इसी फ्रेमवर्क को जुबिन गार्ग के केस पर लागू करते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मौत की खबर देने में जो देरी हुई, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आईं, उसी ने तो शक और गुस्से को हवा दी। मतलब एक क्लियर और तेज कम्युनिकेशन की कमी ने संकट को और बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी की जो अपील थी, वो सीधे लोगों से जुड़ने यानी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आखिर जुबिन गार्ग थे कौन और क्यों उनके जाने से लोगों में इतना गहरा इमोशनल सैलाब आया? देखिए, वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक कल्चरल आइकन थे। एक सिंगर,
कंपोजर, एक्टर, फिल्म मेकर और क्या नहीं। उन्होंने 38,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए, असम के फोक ट्रेडिशन को मॉडर्न म्यूजिक के साथ मिलाया। और हाँ, वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बोलने से कभी नहीं डरते थे। वो असम के लोगों की एक सच्ची आवाज थे, एक रिबेल थे। और असम से उनका रिश्ता कितना गहरा था, ये उनके ही शब्दों से पता चलता है। उन्होंने एक बार कहा था, एक राजा को कभी अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए। सोचिए, बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़कर वो वापस असम आ गए, क्योंकि उनके लिए असम ही उनका किंगडम था। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? जुबिन तो चले गए, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गए हैं, और जांच वो अभी भी जारी है। इस बीच राज्य उन्हें हमेशा याद रखने की तैयारी कर रहा है। 23 सितंबर को उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और उनकी याद में 2 मेमोरियल भी बनाए जाएंगे, एक कामारकुची में और दूसरा उनके होम टाउन जोरहाट में। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि किसी की विरासत को आखिर क्या चीज परिभाषित करती है? वो जिंदगी जो उन्होंने जी, या वो विवाह जो वो अपने पीछे छोड़ गए? जुबिन गार्ग के मामले में क्या उन्हें उनके शानदार संगीत के लिए याद रखा जाएगा, या उनकी मौत से जुड़े इन अनसुलझे सवालों के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।